जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, ग्रेट। अब ठीक है सब कुछ। ओके, तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू। तो जैसे देखिए, कास्टिंग हमने काफी पढ़ा है इसके बारे में। कास्टिंग के सारे बेसिक क्लियर कर लिए हैं हमने आईडी। देखिए, फिर भी मैं कहूंगा, कहीं ना कहीं आप सोचें कि सर हर चीज 100% होती है, कहीं ना कहीं मैं भी कुछ ना कुछ मिस करता हूँ, गलती हो जाती है कि ये टॉपिक रह गया। बहुत सारी कास्टिंग का भी अंत नहीं है कोई, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ रह जाए जो वो भी करवाऊं। तो हमारा ये कोशिश रहता है, ये एमसीक्यू में क्लियर होता है। जो टॉपिक बुक में नहीं कई बार मिलते वो एमसीक्यू में मिल जाते हैं। तो एमसीक्यू जरूर करें, आप भी करें, मेरे साथ करें। इसके अंदर ऐसे टॉपिक भी मिल जाएंगे कुछ जो आपने नहीं किए, तो मेरे साथ जरूर एमसीक्यू को जरूर कीजिए। ओके, तो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस। जो परमानेंट है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी है? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, फुल मोल्ड प्रोसेस, वैक्यूम कास्टिंग और डाई कास्टिंग। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है परमानेंट। तो परमानेंट कौन सी होती है? डाई कास्टिंग। हमारे पास क्या होती है? परमानेंट होती है। परमानेंट होती है, ये दोबारा दोबारा इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। टेम्परेरी के अंदर कौन कौन सी आ जाती है? सैंड मोल्डिंग आ गई, शेल मोल्डिंग, फुल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग और CO2 मोल्डिंग। इनको एक जगह लिख लीजिए प्लीज, अलग से लिख लीजिए। इसके अलावा परमानेंट में कौन सी आ गई? सेंट्रीफ्यूगल मोल्डिंग, डाई मोल्डिंग, स्लश मोल्डिंग एंड स्क्वीज मोल्डिंग। और एक आता है कंटिन्यूस कास्टिंग, जिसमें मैंने आपको बोला था कि स्टील की बार्स वगैरह जो बनती हैं, रॉड बनती है, लोहे की बनती है, वो सारी जो बन रही है वो कंटिन्यूस कास्टिंग के थ्रू बन रही है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग इज द आइडियल मेथड फॉर प्रोसेसिंग। कहता है इंजेक्शन मोल्डिंग किसके लिए होता है? प्लास्टिक्स के लिए, थर्मोप्लास्टिक के लिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या नॉन फेरस। देखिए, ये कास्टिंग के अंदर कम आता है। ये है इंजेक्शन मोल्डिंग, ये अलग से हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर जैसे मान लीजिए ये बनते हैं ना अपनी चेयर, प्लास्टिक की चेयर बनती है, प्लास्टिक के मग बनते हैं, प्लास्टिक की सारी चीजें बनती है, वो इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू बनती है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर हम जो यूज करते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यूज करते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होते हैं जो एक बार जिसको बनाया जाए और वो जो शेप धारण कर ले, उसी शेप को रिटेन करे, वो शेप अपनी चेंज ना करे, उसी शेप में रहे। इसको हम क्या कह देते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो हमारा ये इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर हम इसको यूज करते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू जनरेट अ कास्टिंग with an internal surface, which part is typically used in casting operation। कहता है कि एक हम कास्टिंग बनाना चाहते हैं जिसके अंदर इंटरनल सर्फेसिस है। इंटरनल सर्फेसिस मतलब उसके अंदर अगर हम होल दिखा रहे हैं, कुछ चेंजेस दिखा रहे हैं कास्टिंग के अंदर, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम कोर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कोर का इस्तेमाल। जो हमने पढ़ा था कि इंटरनल होल्स, इंटरनल को शेप वगैरह चेंज करने के लिए उसका हम कोर का इस्तेमाल करते हैं। तो कोर हमारा क्या है? यूज टू गेट द इंटरनल कैविटी इन द कास्टिंग। कोर क्या है? यूज टू गेट द इंटरनल कैविटी। कोर्स आर प्लेस्ड इनटू द मोल्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ कास्टिंग। तो हमारे पास कास्टिंग के बाद हमारे पास जो होता है उसके बाद उसको रिमूव करते हैं कोर को। दीज आर मेड अप ऑफ द सैंड, आर यूज्ड इन द परमानेंट मोल्ड आल्सो। तो हमारे पास ये सैंड का ही बना होता है। द कोर्स आर सराउंडेड बाय मोल्टन मेटल एंड देयरफॉर सब्जेक्टेड टू सीवियर थर्मल एंड मैकेनिकल कंडीशंस। क्योंकि कोर अंदर है, मैंने आपको जैसे दिखाया था सैंड का बना हुआ है कोर, उसके ऊपर लगातार जो हीट पड़ती है मोल्टन मेटल की, वो उसको उसको सहन करना पड़ता है। कोर सैंड शुड बी ऑफ हायर स्ट्रेंथ देन द मोल्डिंग सैंड। तो ये लिख लीजिए, इसको कहीं लिख लीजिए कि कोर सैंड जो होगा उसकी स्ट्रेंथ जो हो गई, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ होगी किसकी? कोर की, कोर सैंड की, वो ज्यादा होनी चाहिए किसकी? मोल्डिंग सैंड से। मोल्डिंग सैंड से, ओके, मोल्डिंग सैंड से ज्यादा होनी चाहिए।
तो इसको याद कर लें, स्ट्रेंथ कोर की मोल्डिंग सैंड से ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रेंथ से ज्यादा होनी चाहिए। बात समझ आ गई होगी, बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इन विच कास्टिंग ऑपरेशन इज एन एक्सपेंडेबल पैटर्न यूज्ड। तो इसमें से कौन सी कास्टिंग में एक्सपेंडेबल हमारा पैटर्न यूज होता है? सेंट्रीफ्यूगल, स्लश कास्टिंग, स्क्वीज या इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो हमारा एक्सपेंडेबल मतलब हमारा जो पैटर्न है उसको पिघला कर निकाल दो, उसको यूज कर लो दोबारा। तो मतलब एक बार हमने लगाया है वैक्स का जैसे पैटर्न बनाते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अंदर, तो उसको क्या करते हैं, जब हमारे पास गरम गरम मोल्टन मेटल उसके अंदर जाता है तो मेटल जाएगा तो वो पिघल के पहले ही बाहर उसको निकाल रखा होता है। तो हमारे पास वो उसको वैक्स को पहले निकाल रखा होता है, वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अंदर ये काम हम करते हैं। ओके जी। इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड कोर इज यूज्ड। तो हमारे पास देखिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर ट्रू, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसके अंदर लिखना चाहिए ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग लिखा तो भी हम क्या कहेंगे कि कोर इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता। नो, इसके अंदर कोई कोर इस्तेमाल नहीं होता है। द हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज्ड टू कास्ट। तो हमारे पास हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, मैंने ये पहले आपको बताया था, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के अंदर कौन से मटेरियल को कास्ट किया जा सकता है? ये है लेड, टिन एंड जिंक के अलॉय। इसको याद कर लीजिए, अलॉय ऑफ लेड, टिन एंड जिंक। इसको नोट कर लीजिए कि ये वाले हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के थ्रू हम बना सकते हैं। ओके जी, चलिए। तो डाई कास्टिंग जो है इज अ मोल्डिंग प्रोसेस इन विच द मोल्टन मेटल इज इजेक्टेड अंडर द हाई प्रेशर एंड वेलोसिटी इनटू द स्प्लिट मोल्ड डाई। तो ये मैंने आपको बताया था, हॉट चैम्बर के अंदर हम प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर के साथ जो हमारे पास जो है उसके अंदर जाता है, प्रेशर के साथ मोल्टन मेटल डाई के अंदर, और वहां पर हमारी शेप तैयार हो जाती है। ओके, हॉट चैम्बर, इसके क्या है, डाई कास्टिंग कैटेगराइज इनटू टू मेनली केस में, हॉट चैम्बर एंड कोल्ड चैम्बर। दो होते हैं हमारे पास, हॉट चैम्बर एंड कोल्ड चैम्बर। ठीक है, दो अलग अलग डाई कास्टिंग होती है। मेटल कैसे, जिंक, टिन एंड लेड अलॉयज आर कास्ट इन हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग हैविंग मेल्टिंग पॉइंट बिलो 390 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी ध्यान से रखें कि जिसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर 390 डिग्री से कम होगा उसको हम इसके अंदर यूज करें। वेयरएज एल्यूमिनियम अलॉय आर कास्ट इन कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। तो हमारा एल्यूमिनियम वगैरह हो गया तो वो किसके अंदर, हमारा कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग के अंदर होगा। Which one of the following casting process produce the product with a better surface finish? तो better surface finish हमेशा याद रखें, जो भी बेटर सरफेस फिनिश कहे, इंट्रिकेट कहे कि कॉम्प्लेक्स शेप बनाना चाहते हो, ऐसी मस्त सी शेप देना चाहते हो, तो आप याद रखें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग हमारी सबसे बेस्ट मानी जाती है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके अंदर आप, महंगा जरूर है, महंगाई मिलेगी आपको, महंगी चीज मिलेगी, लेकिन क्वालिटी और इसके बारे में जो इंट्रिकेट शेप्स हैं, कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं, वो आप तैयार कर सकते हो इसके थ्रू। द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग इज, तो डाई कास्टिंग का सबसे मेन एडवांटेज क्या है? तो इसके अंदर क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेट थिन सेक्शन इन स्मॉल कास्टिंग और इंसर्ट इज पॉसिबल, वाइड टॉलरेंस या हाई प्रोडक्शन रेट। हाई प्रोडक्शन रेट इज पॉसिबल। डाई कास्टिंग का सबसे फायदा यही है, स्पीड, धड़ाधड़ चलता है काम, टाइम नहीं लगता। बस इसका ना डाई कास्टिंग का सबसे बड़ा मजा तो यही है कि स्पीड पे चलता है। बस प्रॉब्लम यहां आ जाती है कि आप हाई मेल्टिंग टेम्परेचर वाले जो मेटल्स हैं उसको यूज नहीं कर सकते, और वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आप लो वाले कर सकते हो, हाई वाले नहीं कर सकते। हाई वाले तो अगर आप सैंड कास्टिंग के अंदर जाओ तो बहुत सारे, जितनी मर्जी वैरायटी आप चेंज करते रहो, कैसा मर्जी करते रहो। एडवांटेज क्या है इसके अंदर, गुड ग्रेन स्ट्रक्चर मिलता है आपको, लो स्क्रैप कास्ट, स्क्रैप नहीं मिलता आपको। ओके, गुड सरफेस फिनिश, बेटर अपीयरेंस मिलता है, हाई डिमेंशनल एक्यूरेसी मिलता है, रिपीटेड यूज ऑफ मोल्ड दोबारा यूज करते हो, रैपिड प्रोडक्शन रेट, लो पोरोसिटी, लेसर फ्लोर सरफेस स्पेस एरिया रिक्वायर्ड। तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं रिक्वायर्ड है, आपके पास जो मशीन है उसको रखने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती है। चलिए, ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस to produce objects such as bottles, floatable objects can be applied to only। देखिए
हमारे पास क्या है, जब हम ये मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास क्या होता है, ब्लो मोल्डिंग होता है। जैसे आपकी ये वाटर बॉटल होती है ना, कोई भी बॉटल ले लीजिए, ये मैं यहाँ पे पड़ी है, कोई भी पानी की बॉटल दिखाता हूँ, ठीक है। आपके जो भी घरों में बॉटल्स होती हैं, ये अगर मान लीजिए ये हमारे पास है, तो ये प्लास्टिक बॉटल है, ये ब्लो मोल्डिंग से तैयार होती है। ये ब्लो मोल्डिंग से तैयार होती है। हमारे पास जितनी भी मान लीजिए पानी की टैंकी है, ये सब कुछ है, ये ब्लो मोल्डिंग से तैयार होता है। तो हमारे पास इस तरह से होता है, तो हम जब फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के बाद हमारे पास जो है स्ट्रेच बन जाता है, वो पूरा इस तरह से बिखर जाता है। जैसी शेप उसको देनी है वो वैसी मिल जाती है उसको। ओके, तो हमारे ये जो यूज करता है वो थर्मोप्लास्टिक यूज करता है, इसके अंदर थर्मोप्लास्टिक यूज होता है। ओके, थर्मोप्लास्टिक यूज होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग होलो आर्टिकल्स। कौन सा? फ्रॉम थर्मोप्लास्टिक से। ओके, द मोस्ट सिंपल प्रोडक्ट्स एंड आर्टिकल आर मेड बाय ब्लो मोल्डिंग आर बॉटल्स। ओके, वेंटिलेशन डक्ट्स, सूटकेस, फ्यूल टैंक्स फॉर ऑटोमोबाइल्स। ओके, थर्मोप्लास्टिक होते कौन से हैं? वही हैं जो हम कहते हैं कि एक बार बनाएंगे, लेकिन गर्म करने से पिघलाएंगे तो उसकी शेप चेंज की जा सकती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जिसको एक बार बना दिया तो बना दिया, उसकी शेप दोबारा चेंज नहीं की जाएगी अगर उसको गर्म किया जाए तो। इसको किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे। ऑर्नामेंट्स आर कास्ट बाय, तो मैंने ये पहले ही बताया था ऑर्नामेंट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे स्लश कास्टिंग के बारे में। स्लश कास्टिंग में क्या था कि मैंने स्पेशल बोला था, इसके अंदर बहुत ही पतली सी चीज, बहुत ही थिन से थिन चीजें बनाई जा सकती हैं, और वो किससे हैं? ऑर्नामेंट भी बनाए जा सकते हैं स्लश कास्टिंग से, ऑर्नामेंट भी बनाए जा सकते हैं। द मटेरियल ऑफ पैटर्न इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के अंदर कौन सा मटेरियल यूज, पैटर्न मतलब पैटर्न जो है वो मटेरियल कौन सा यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में पढ़ते हैं कि हमारे पास जो वैक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम? वैक्स यूज करते हैं, और उस वैक्स की हेल्प से यूज मतलब जो हमारा पैटर्न है वो बनाया जाता है। तो हमारे पास वैक्स इज द राइट आंसर। वैक्स इज इन प्रेशर डाई कास्टिंग, व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर दैट कैन बी अप्लाइड। तो हमारे पास मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, इसको हमेशा याद रखें। दो वैल्यूज होंगी, एक होगी मिनिमम कितना प्रेशर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी हमारे पास डाई कास्टिंग में आप कोई कास्टिंग तैयार कर सकते हो। नहीं लगाओगे इतना प्रेशर तो हमारे पास वो जाएगा ही नहीं आगे। और एक मैक्सिमम लिमिट भी है, जिस तरह से मिनिमम है इसी तरह से मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम इससे ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो डाई टूट सकती है, खराब हो सकता है। तो मिनिमम जो है वो 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद करें 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका मिनिमम है। और मैक्सिमम की बात करें कि मैक्सिमम कितना है, तो वो है 5000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है मैक्सिमम और वो है मिनिमम। इसको याद कर लो और कहीं पे लिख लो कि हमारे पास जो है मिनिमम है 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा यहां पर, और मैक्सिमम जो होगा वो होगा 5000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप चीज को समझ सकते हैं। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ आ रही हो। ओके, समझ आ रही हो। अलॉयज, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, अलॉयज ऑफ विच of the following metal is not used for the hot chamber die casting। तो hot chamber die casting में मैंने पहले ही बता दिया आपको कि भाई साहब हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले अलॉय या हमारे पास मेटल्स यूज नहीं कर सकते। मैंने बोला टिन, लेड, जिंक यूज हो सकता है, लेकिन आयरन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है इसका। ये इसको पिघलाकर जब आप डालोगे लिक्विड को, उसके अंदर डालोगे भाई साहब इतना गर्म, वो डाई नहीं सहन कर पाएगी। डाई भी तो किसी चीज की बनी है ना, तो डाई जो है इतनी ज्यादा हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए हम आयरन को नहीं बना सकते हैं इसके अंदर। The ability of molding sand to withstand the heat of melt without showing any sign of softening is called। तो हमारे पास जो मोल्डिंग सैंड है वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, हाई हीट को बर्दाश्त कर सके, उस क्वालिटी को, उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टरीनेस। उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टरीनेस। तो रिफ्रैक्टिवनेस इज अ प्रॉपर्टी जिससे सैंड की, किसी भी चीज की रिफ्रैक्टिवनेस हो सकती है। आप कहें कि आपकी रिफ्रैक्टिवनेस कितनी है, आप कितनी हीट बर्दाश्त कर सकते हो, तो हमारी रिफ्रैक्टिवनेस होती है। तो ओके, चलिए आगे। अ मॉडल ऑफ कास्टिंग, मॉडल ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग का एक मॉडल
constructed to use for forming a mold in damp sand is called as, तो वो क्या है, पैटर्न। तो पैटर्न इज अ मॉडल ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग का ही मॉडल होता है, क्या होता है, पैटर्न। वो एक पैटर्न होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ ए गुड पैटर्न, गुड पैटर्न की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमेशा मैं बोलता हूं जब भी आप एमसीक्यू करो, नहीं के ऊपर ध्यान दे लेना, हमारा दिमाग बहुत फास्ट भागता है। हमें ये विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट गुड पैटर्न, ओ इट शुड बी लाइट वेट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे कर देते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, नॉट, तो लाइट वेट होना चाहिए, अच्छी बात है। इट शुड बी स्मूथ टू मेक कास्टिंग सरफेस स्मूथ, ठीक है, ये भी होना चाहिए। इट शुड हैव अ लो स्ट्रेंथ टू ब्रेक इट एंड रिमूव कास्टिंग। मेरे भाई पैटर्न थोड़ा हल्का होना चाहिए कि उसको पैटर्न को तोड़ के तो निकालना नहीं, हमें आराम से वैसे ही निकाल लेना है, तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है पैटर्न की। द पैटर्न विच आर मेड इन 2 और मोर पीसेस आर कॉल्ड, तो एक या मतलब हमारे 2 या ज्यादा पीसेस में बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट पैटर्न। इसको क्या कह देते हैं हम, स्प्लिट पैटर्न बोल देते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है, समझ आ रही है, ये स्प्लिट पैटर्न होता है। ये क्या है, स्प्लिट पैटर्न। मैच द फॉलोइंग कंटेंट ऑफ ग्रीन सैंड इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को करिए, क्योंकि देखिए मैं करवाने को मैं करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं आप भी करें, रिकॉर्डिंग वाले भी, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी यही है कि आप भी इस क्वेश्चन को करो, ये नहीं है कि सर करा रहे बस ठीक है, क्योंकि जल्दी से दिमाग चलाओ इसका। जल्दी से दिमाग चलाओ। सबसे पहले सिलिका देखो, सिलिका सैंड कितना होना चाहिए, तो हमें दिमाग में चलेगा क्या, सिलिका सैंड जो है वो चलना चाहिए, होना चाहिए, कितने परसेंट होना चाहिए उसको देखो। सिलिका सैंड 75% तक हो सकता है, 75%। तो पहले का ई इसमें भी है। चलो क्ले जो है वो हमारा कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 8 से लेके 15% तक, 8 से लेके 15% तक होना चाहिए। तो सी ये हमारा होगा ऑप्शन, हमें पहले ही पता लग गया। तो हमारे पास बेंटोनाइट जो है वो कितना होना चाहिए, 2 से लेके 5% तक होना चाहिए। और हमारे पास कोल्ड डस्ट जो है वो 5 से लेके 10% तक होना चाहिए। और वाटर जो है हमारा वो हमारा 7 से लेके 8% तक हो सकता है। तो ये हमारा ए इज द राइट आंसर। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आपको। आपको ये परसेंटेज जो है वो याद रखनी है हमेशा के लिए, परसेंटेज इसी तरह से पूछी जाती है। ओके, चलिए आगे। विच कास्टिंग प्रोसेस हैज नो साइज और शेप लिमिट, लिमिट ही नहीं है, कितनी बड़ी मर्जी बना लो, कोई मर्जी शेप बना लो, कोई लिमिट नहीं है उसकी। सैंड कास्टिंग की, अब सैंड कास्टिंग का सबसे मजेदार ये बात है कि भाई गड्ढा खोद के चाहे बना लो आप, जमीन के अंदर गड्ढा खोदो, पूरे रूम जितनी कास्टिंग बना लो, पूरा रूम छोड़ो, पूरे घर जितनी कास्टिंग बड़ी बना लो, क्या बड़ी बात है। गड्ढा खोदना है, एक डिजाइन बनाना है, उसको जो भी डिजाइन बनाओगे अपने मोल्टर मेटल डाल देना, वो शेप तैयार हो जाएगी। तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है हमारे पास। ओके, स्प्रू इन कास्टिंग रेफर्स टू, स्प्रू क्या होता है, गेट, रनर, राइजर या वर्टिकल पैसेज। तो एक वर्टिकल पैसेज होता है स्प्रू जिसमें से हमारे वर्टिकली नीचे आता है हमारे पास जो है मोल्टन मेटल, उसको हम स्प्रू बोल देते हैं। In hot chamber method of die casting, the melting pot is integral with a die casting machine. Melting pot is separate from die casting machine. Melting pot location has nothing to do या high temperature and low pressure। तो ये मैंने आपको बताया था हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर के अंदर डिफरेंट में। तो हमारे पास ये इंटेग्रल पार्ट होता है, मेल्टिंग पॉट जो है वो इंटेग्रल पार्ट होता है डाई कास्टिंग मशीन का, वो इंटेग्रल पार्ट होता है। द डॉवेल्स क्या होते हैं, लकड़ी के होते हैं, डॉवेल्स होते हैं, इसको वुडन नेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, वुडन नेल्स होती हैं। ये मैंने आपको एक बार पिक्चर्स देख लीजिए, ये पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा, काफी चीजें और भी इस पिक्चर से एक बार क्लियर हो जाएगा। मैंने वीडियो भी इसके ऊपर बनाई हुई है कास्टिंग की, मैंने आपको डाली है वीडियो, एक बार देख लेना। इसके अंदर देखोगे ये कोप दिखा रखा है, ये क्या है, कोप, ये है ड्रैग,
ये है हमारे पास ट्रैक। ये देखिए वेंट स्पाइक्स। वेंट स्पाइक्स मतलब आप वेंट बनाना चाहते हो, जो वेंट बनाना चाहते हो, वेंट होल्स तैयार करना चाहते हो सैंड के अंदर ताकि उसके अंदर से गैसेस बाहर निकल, तो वेंट स्पाइक है। ये है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन क्या है, हमारे पास जब हम पैटर्न को निकालना चाहते हैं, अब पैटर्न अंदर है उसको निकालना चाहते हैं तो उसको हम ड्रॉप इन से निकालते हैं। इसे रैपिंग आयरन, ये देखिए रैपिंग करने के लिए गेट कटर है, गेट को आप कट करना चाहते हो। ये है रैमर, ये देखिए इस तरह से दो तरह का शेप होता है, एक तीखा है इस तरफ से, इधर से गोल होता है ये वाला। इसके बाद है स्क्रू पिंस, ये देखिए ये शेप देखिए स्क्रू की जैसे बनाई जाए वैसे ही हमारे पास पिंस होती हैं। उसके बाद हमारे पास पार्टिंग पाउडर है, पार्टिंग पाउडर मतलब अलग अलग करने के लिए पार्टिंग पाउडर। बैलो है ताकि हम हवा दे सकें। रिडल है ताकि हम छान सके मिट्टी को। स्ट्राइकिंग ऑफ बार है, ये देखो ये बार क्या है, बस मिट्टी को साइड करना, मिट्टी को ऐसे प्लेन करने के लिए स्ट्राइक ऑफ बार को यूज करते हैं, स्ट्राइकिंग ऑफ बार को हम यूज करते हैं। तो हमारी ये इस तरह से पिक्चर से काफी क्लियर हो जाएगा, आपका दिमाग के अंदर बैठ जाएगा इन चीजों को। आई होप ये चीज समझ आ रही है आपको। हाँ जी बच्चे, ठीक है, गुड। चलिए आगे चलिए। Which of the following are typically made of sand, plaster, ceramic and similar material are generally are mixed with various binders? तो किसके अंदर हम ये काम करते हैं कि सैंड, प्लास्टर, सिरामिक, सिमिलर मटेरियल और जनरली मिक्स्ड विद वेरियस बाइंडर्स किसके अंदर हम यूज करते हैं? परमानेंट मोल्ड्स के अंदर, एक्सपेंडेबल मोल्ड्स के, कंपोजिट मोल्ड्स या सिरामिक। तो एक्सपेंडेबल मोल्ड्स जो होते हैं उसके अंदर हम इसको तैयार करते हैं, हम इसको तैयार करते हैं। ओके चलिए आगे। द फर्नेस यूज फॉर मेल्टिंग कास्ट आयरन इन फाउंड्री इज, तो ये हमारा मटेरियल साइंस में भी पढ़ते हैं हम इसको, तो ये क्यूपोला फर्नेस के अंदर हम मेल्ट करते हैं, कास्ट आयरन को मेल्ट करते हैं। ओके, कास्ट आयरन को मेल्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। देखिए वाइड रेंज ऑफ फर्नेसेस आर अवेलेबल फॉर मेल्टिंग, किसके? पिट फर्नेस है, ओपन अर्थ फर्नेस है, रोटरी फर्नेस है, क्यूपोला फर्नेस है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है। द चॉइस ऑफ फर्नेस इज मेड बेस्ड अपॉन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ मेटल, लेकिन जनरली जो है मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो हमारे पास क्यूपोला यूज होती है। मोस्ट कॉमनली मतलब हर जगह आपको यही देखने को मिलेगी, 90% आपको यही देखने को मिलेगी, इसलिए हम इसको ही नाम मान लेते हैं। वैसे हमारे पास बहुत सारी अलग अलग है। ओके, अलग अलग है हमारे पास। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन मैंने खुद देखा तो मैं खुश हुआ यार, ये इस तरह के क्वेश्चन ये कई बार बुक में भी हमें ऐसा पढ़ाया नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए एक बार। डायलैक्टोमीटर, नाम ही नहीं सुना, डायलैक्टोमीटर तो नहीं नाम सुना होगा। ओके, ये किसके लिए? प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड, किसकी प्रॉपर्टी को? हॉट स्ट्रेंथ को देखने के लिए। हॉट स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, कितनी हॉट स्ट्रेंथ है मोल्ड की हमारे, उसको देखने के लिए डायलैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा जो डायलैक्टोमीटर है, ये मैंने पिक्चर दिखाता हूं आपको। ये पिक्चर जो है इससे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर है, साइड में पिक्चर बनी हुई है, एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखता है। डायलैक्टोमीटर जो है वो देखने के लिए है इस तरह से, तो वो हमारी हॉट स्ट्रेंथ के लिए है। डायलैक्टोमीटर इज प्राइमरली यूज्ड टू मेजर द इंथर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। In the context of molding sand used in the foundry for metal casting, a dilattometer would be used to measure the thermal expansion of molding sand. Thermal expansion कितनी है molding sand की, उसके लिए तो हम इसको dilattometer use to find the hot strength property of the molding sand, इसको याद कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत मजेदार, क्यों ये कम देखने को मिलता है। ओके, पिकलिंग ट्रीटमेंट इज क्लीनिंग द कास्टिंग विद, तो पिकलिंग हम करते हैं। पिकलिंग क्या है? लाइक आप कास्टिंग जो है उसको साफ करना चाहते हो, उसके ऊपर गंदगी वगैरह है उसको अगर क्लीन करना चाहते हो तो उसके लिए किसको मतलब यूज करते हो? वो डाइल्यूट एसिड को यूज करते हो पिकलिंग के लिए। पिकलिंग की ये देखो पिक्चर देखिए एक बार, जैसे हम साफ सफाई नहीं करते, झाग बन जाती है, जैसे हम धो रहे हैं किसी चीज को। ओके, तो हमारी वो पिकलिंग होती है। यहां देखिए, ये देखिए, ये पिकलिंग हो रही है किसकी? डाइल्यूट एसिड के साथ हम इसको कास्टिंग के साथ धो देते हैं, कास्टिंग को धो देते हैं और कास्टिंग को साफ कर लेते हैं। इससे क्लीनिंग हो जाती है, कास्टिंग की पूरी क्लीनिंग हमारे पास हो जाती है। ओके, तो उसको हम ये कहते हैं पिकलिंग ट्रीटमेंट। पिकलिंग ट्रीटमेंट इज अ केमिकल प्रोसेस यूज्ड टू क्लीन द सरफेस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट
इंक्लूडिंग कास्टिंग बाय रिमूविंग इम्प्योरिटी, स्केल, ऑक्साइड्स एंड अदर कंटेमिनेंट्स। ये सब कुछ उतारने के लिए, स्केल है, ऊपर ऑक्साइड्स लग रखे हैं, ऊपर अदर कंटेमिनेंट्स है, उसको हटाने के लिए हम पिकलिंग करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पिकलिंग का? सरफेस क्लीनिंग, इंप्रूव सरफेस फिनिश, प्रोमोटिंग अडहेजन, अडहेजन भी बढ़ा सकता है, सरफेस फिनिश अच्छा करेगा, सरफेस की क्लीनिंग करेगा, तो इसके लिए पिकलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके तो डाइल्यूट एसिड जो है, डाइल्यूट एसिड जैसे डाइल्यूट एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज कॉमनली यूज्ड इन पिकलिंग। ठीक है, तो हमारा ये यूज होता है, ये दो हम यूज करते हैं, डाइल्यूट एसिड हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट, इसमें से कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है? तो हमने पढ़े हुए हैं, देखिए स्कार भी पढ़ा था, स्कैब भी पढ़ा था, हॉट टीयर भी पढ़ा था, लेकिन हॉट क्रैक नहीं था। ये कोई हमारा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है। ये हमने बाकी नाम पढ़े थे, लेकिन ये हॉट क्रैक हमने नहीं पढ़ा हुआ। अब देखिए कास्टिंग का ये बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा इस तरह से। देखिए इस अलग अलग तरह के डिफेक्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे सरफेस पे कौन कौन से देखने को मिलेंगे? वो हमें मिलेंगे ब्लो, स्कार, ब्लिस्टर, ड्रॉप, स्कैब और पेनिट्रेशन एंड बक्कल, ये हमें देखने को मिलेंगे सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर इंटरनल डिफेक्ट अंदर क्या हो सकते हैं? ब्लो होल्स हो सकते हैं, पोरोसिटी अंदर हो सकती है, पिन होल्स अंदर हो सकते हैं, इंक्लूजन हो सकता है, ड्रॉस भी अंदर हो सकता है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे ड्रॉस, हाँ ठीक है, ड्रॉस जो है वो इंटरनल मतलब अंदर है, बाहर नहीं दिखेगा, तो ये सारे एक्सरे वगैरह से साफ पता लगेगा कि हाँ अंदर है या नहीं। विजिबल डिफेक्ट साफ दिख जाएंगे, जो साफ साफ आपको देखने को मिल जाएंगे, वॉश, रैट टेल, स्वेल, मिसरन, कोल्ड शट, हॉट टीयर, श्रिंकेज, ये साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा कि ये भाई साहब ये दिक्कत साफ दिख रही है आपको, विजिबल है, ये विजिबल है। The property by virtue of which sand mold is capable of withstanding a high temperature of molten metal without fusing is known as। तो हमारे पास क्या है, अगेन वही बात आ गई कि मोल्डिंग सैंड जो है हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते तो रिफ्रैक्टिवनेस होता है। ये क्या है? रिफ्रैक्टिवनेस होता है। अब रिफ्रैक्टिवनेस अगेन वही है, तो हमारे पास रेजिस्ट, ये क्या कर सकता है? रेजिस्ट द हाई टेम्परेचर। ओके पोरोसिटी क्या होती है? जो गैसेस को पास करने को दी, परमिट द स्टीम एंड अदर गैसेस टू पास, तो सैंड मोल्ड से बाहर जा सके। अडहेसिवनेस एंड कोहेसिवनेस, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, फिर भी एक बार सुन लीजिए। कोहेसिवनेस होता है कि सेम अपने सेम मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल दूसरे के साथ अट्रैक्शन बनाए मॉलिक्यूल के साथ। अडहेसिवनेस होता है जब दूसरे के साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट करो, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो एडहेसिवनेस में आप दिमाग लगा सकते, जैसे फेविकोल, फेविकोल जो है वो एक तरह का हमारे पास एडहेसिव है। ओके कोहेसिवनेस आप देखने को मिलेगी, कोई भी जो चीजें, चाहे पानी है, पानी की एक बूंद दूसरे की बूंद के साथ चिपकी हुई है तो कोहेसिवनेस के कारण ही चिपकी हुई है। तो कोहेसिवनेस, प्लास्टिसिटी, वो प्लास्टिसिटी जो शेप में ले ले, जो शेप बन जाए वही वाली रहे, उसको हम प्लास्टिसिटी के अंदर रखते हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फॉर माउंटिंग सेवरल पैटर्न एट अ टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज? कंबाइन पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, स्वीप पैटर्न या मैच प्लेट पैटर्न? ये मैच प्लेट पैटर्न ऐसा होता है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अलग अलग तरह के एक टाइम में पैटर्न जो है वो डालकर मतलब अलग अलग सेवरल बना सकते हो, सेवरल पैटर्न एक ही टाइम में आप बना सकते हो। मैच प्लेट रखो, यहाँ भी पैटर्न, यहाँ भी पैटर्न, यहाँ भी पैटर्न, यहाँ में एक प्लेट के ऊपर बना के रखे हुए हैं, लगाइए, चलिए काम अपना खत्म कीजिए। इसको हम मैच प्लेट पैटर्न बोल देते हैं। तो पैटर्न हमारे पास मैंने नाम समझाए थे आपको, फिर भी सुन लीजिए। सिंगल पीस पैटर्न, टू पीस पैटर्न स्प्लिट पैटर्न कहते हैं, मल्टी पीस पैटर्न, स्वीप पैटर्न, सेगमेंट पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, शेल पैटर्न, गेटेड पैटर्न, लूज पीस पैटर्न या मैच प्लेट पैटर्न। तो बहुत अलग अलग तरह के हैं, रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ओके तो ये हमारा फायदा हमें मिलेगा। चलिए तो मैच पीस प्ले पैटर्न वो मैंने आपको पहले बता दिया। हाँ ये एक बार जरूर देखिए, इसके लिए 1 मिनट आपके पास है, आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिए, एक क्वेश्चन को इसको देखिए और आंसर देने की कोशिश ट्राई कीजिए। जल्दी से देखिए, आपको साफ दिख रहा होगा क्वेश्चन?
ओके, चलिए क्वेश्चन करें। तो देखिए क्या कहता है, स्प्रू क्या है, राइजर क्या है, गेट क्या है और पोरिंग बेसिन क्या है। ये एक नाम आगे इसमें है, रेगुलेट द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी, फीड मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन, acts as reservoir for the molten metal, या supplies molten metal in the compensator for liquid shrinkage। तो लिक्विड, अगर लिक्विड श्रिंकेज होता है उसको रोकने के लिए, खराब ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम राइजर का इस्तेमाल करते हैं। एक्ट्स एज अ रेजरवायर फॉर द मोल्टन मेटल, तो मोल्टन मेटल का रेजरवायर बनता है। तो हमारे पास, और रेगुलेट द फ्लो, फ्लो को रेगुलेट करता है, और हमारे पास फीड मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन, पोरिंग बेसिन से आगे की ओर लेके जाता है। तो पोरिंग बेसिन से आगे की ओर कौन ले जाता है, स्क्रू ले जाता है। पोरिंग बेसिन क्या करता है, एज ए रेजरवायर होता है, और हमारे पास गेट क्या होता है, आगे की ओर उसको आगे लेके जाता है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर जो है वो, जस्ट होल्ड ऑन, 1 2 3, इसका राइट कहां गया, नीचे ही था ना, हाँ ये रहा, नीचे ही है, सॉरी। ठीक है, तो पी किसके साथ है, स्प्रू। स्प्रू क्या है, सप्लाई मोल्टन मेटल टू कंपेंसेट, नहीं, फीड द मोल्टन फ्रॉम द पोरिंग बेसिन, ये रहा। ठीक है, ये रहा पी का टू ये या ये होगा। ठीक है, उसके बाद राइजर जो है, राइजर क्या है, सप्लाई मोल्टन मेटल टू कंपेंसेट, ये रहा। तो क्यू का 4, तो ये रहा, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये बन जाएगा। चलिए आगे, ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कास्टिंग डिफेक्ट, अगेन से फिर से वही आ गया, हॉट ईयर, ब्लो होल, स्कैब और डीकार्बोनाइजेशन। तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, डीकार्बोनाइजेशन कोई डिफेक्ट नहीं होता है। विच कास्टिंग डिफेक्ट occur due to excess moisture content in the molding sand, कहता है कि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अगर आ जाए, अगर एक्सेस में आ जाए, तो हमारे पास कौन सा जो है डिफेक्ट होता है, पोरोसिटी, श्रिंकेज, ब्लो होल या इंक्लूजन। तो हमारा जब भी पानी उसके अंदर फंसता है, तो पानी हमारे पास है, उसके अंदर मॉइस्चर है, जब गर्म होगा तो वो क्या बनेगा, वो स्टीम की तरह बाहर आने की ट्राई करेगा, और वो क्या बना देगा, ब्लो होल्स तैयार कर देगा। क्या कर देगा, ब्लो होल्स तैयार कर देगा। ओके, द कास्टिंग प्रोसेस इज प्रेफर्ड फॉर द पार्ट्स हैविंग, तो जिसके अंदर क्या हो, फ्यू डिटेल हो, मैनी डिटेल हो, नो डिटेल हो या नॉन सिमेट्रिकल शेप हो। जिसके अंदर डिटेल्स क्या है कि आप डिटेल का मतलब क्या है, अलग अलग तरह की शेप, कहीं पे टेढ़ा जा रहा है, कहीं सीधा जा रहा है, कैसा जा रहा है। तो हमारे पास डिटेल्स हो, ज्यादा डिटेल हो तो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो मैनी डिटेल्स, आपके पास डिटेल्स जो है वो हमारे पास हो तो भी हम कर सकते हैं। डैश आर कास्टिंग डिफेक्ट बाय इम्प्रॉपर श्रिंकेज एंड हिंडरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे पास इम्प्रॉपर श्रिंकेज, कहीं पे ठंडा जल्दी हो गया, कहीं पे ठंडा नहीं हुआ, उसके कारण क्या होता है, हॉट टीयर होता है। वो क्या होता है, हॉट टीयर होता है, जो मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी हॉट टीयर की। द पार्ट ऑफ गेटिंग विच रेगुलेट द रेट ऑफ पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल, रेट को कंट्रोल करता है, किस रेट से जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं चोक। उसको क्या कहते हैं, चोक। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है पोरिंग बेसिन। ओके, ये पिक्चर अच्छी लगी मुझे। तो ये एरिया क्या होता है, पोरिंग बेसिन होता है, ये पोरिंग बेसिन होता है। इसके बाद ये आ गया स्प्रू, यहां पे आता है चोक, इसको कंट्रोल करने के लिए चोक आता है। उसके बाद आ जाता है, यहां पे देखेंगे ये रनर है, ये क्या है, रनर। ये है इनगेट्स, ये है इनगेट्स, और ये है कास्टिंग, और यहाँ पे राइजर। ये पिक्चर अच्छी है, इस पिक्चर से आपको काफी अच्छी समझ आ जाएगा। एक बार पिक्चर को देख लीजिए, पिक्चर को देख लीजिए, ये पिक्चर बड़ी अच्छी लगी मुझे। इससे आपको सीधा सीधा क्लियर हो रहा है, एक एक पार्ट के बारे में पता लग रहा है, राइजर कहां पर है, ओके, पोरिंग बेसिन कहां पे है, स्क्रू कहां है, चोक कहां है, रनर कहां है, इन गेट्स कौन कौन से है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो हमारा पोरिंग बेसिन में हमने डाला, तो ओके, स्क्रू ने वर्टिकल पैसे नीचे लाया, चोक है यहाँ पर, आगे जो रनर है, रनर में रन करता है मोल्टन मेटल, और इन गेट से, पूरे अलग अलग गेट से, इससे 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 सबसे के अंदर से कास्टिंग के अंदर घुस जाता है। तो हमारा मोल्टन मेटल पूरे कास्टिंग के अंदर घुस जाएगा। ओके, चलिए, तो हमारे पास देखिए, ये भी आप एक बार करके देखिए, इस क्वेश्चन को करके देखिए आप। ओके, तो पहला है कि हमारे पास डिफेक्ट, इसको मैच करना है आपको, पिन होल्स, ठीक है,
इसको, हाँ चलिए, पिन होल्स, मिश्रण, कोल्ड शट या गैस होल्स। तो देखिए क्या है हमारे पास, मेटल स्टार्ट्स फ्रीजिंग बिफोर रीचिंग द सेंटर ऑफ द कास्टिंग फॉर द कास्टिंग टू गेट्स, यहाँ पे टू गेट्स एट इट्स टू साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास दो गेट्स हों और वहां पे ठंडा हो जाए तो आपको याद है कोल्ड शट कह देते हैं उसको, क्या कह देते हैं, तो कोल्ड शट। टाइनी ब्लो होल्स अकरिंग आइदर एट जस्ट बिलो द कास्टिंग, तो हमारे पास टाइनी होल्स जब होते हैं पिन पिन होल कह देंगे उसको, पिन होल। मिश्रण क्या है, एंट्रैप्ड, ये आ गया, एक आ गया, एक दो, हाँ, मेटल स्टार्ट्स फ्रीजिंग बिफोर रीचिंग द फारदेस्ट पॉइंट, तो ये कौन सा हो जाएगा, मिश्रण। ये कौन सा, मिश्रण। एंट्रैप्ड स्फेरिकल शेप्ड बबल्स, तो ये गैस होल्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, ए का कहां था, 3, ए का 3 ये रहा, ओके, बी का 1 ये रहा। चलिए, सो थर्ड वन इज द राइट आंसर, थर्ड वन इज द राइट आंसर। मैं इसको रब कर देता हूं, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। मजा भी आ रहा है पढ़ने में या नहीं, हाँ, 1 मिनट बात ही कर लें यार आपसे। एक स्वयं नारायण दास, ओके, कोमल, मानव, राकेश, रमन, शिवांश, जो भी आप लाइव हैं, मजा आ रहा है इसको कास्टिंग को करने में, मजा आया या नहीं? देखिए मैं यही कोशिश करता हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखते हैं, मुझे यूट्यूब पे भी देखते हैं, और मैं यही करता हूँ कोशिश की टेक्निकल जो है वो सारा खुद मैं ही करवाऊं। ठीक है, कहते हैं खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो मैंने ये चीज नोट की है। एक सर थे मेरे साथ, बहुत अच्छा है, मैं ये बुरा किसी को नहीं बोल रहा, ठीक है, एक सर थे, तो वो एज लाइक कास्टिंग का उन्होंने करवाया 19 घंटे में, 19 घंटे में लेक्चर कंप्लीट करवाया कास्टिंग का, और मैंने 5 से 6 घंटे में। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है। खुद करता हूं तो उसमें जो हमारी बैक एंड की मेहनत होती है वो ज्यादा होती है। यहाँ पे हमें 1 घंटा लेक्चर देना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 घंटा इज बहुत छोटी बात है। इसके पीछे की मेहनत बहुत बड़ी है। इसके पीछे की मेहनत हमारी ऐसी होती है कि आपको कम से कम पढ़ना पड़े। हमने टीचर और लेकर आना, ऐसे कराने को बड़ी बात नहीं, 3-4 टीचर मैं हायर करूं, वो पढ़ाते रहे, मैं आराम से बैठूं, नहीं, मजा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है वो जो जोर नहीं लगाएंगे बैक एंड से, वो पीछे से भी इतनी मेहनत नहीं करेंगे। वो कहेंगे यार यहाँ पे टाइम जितना दूंगा उतने पैसे लूंगा। तो हमारा ये होता है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा टाइम, कम से कम टाइम लगे और बैक एंड से ज्यादा दे दी। तो इसको इतना जल्दी करवाने का मकसद इसलिए ताकि आपकी मेहनत कम से कम लगे, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी चीज समझ आ जाए। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, एक बार जरूर बता दें। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द casting defect which is produced because of displacement of the sand by liquid metal at the wall region due to the इसको वही मेटालोस्टैटिक प्रेशर इज नोन एज, तो वो उसके कारण ऐसे फूल जाता है, वो स्वेल होता है, वो क्या होता है, स्वेल होता है। चलिए, ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला, पिक्चर नहीं क्लियर है क्या, पिक्चर नहीं क्लियर है क्या, पिक्चर नहीं क्लियर है, देख लें एक बार, ये देखिए पिक्चर एक बार देख लीजिए। इस पिक्चर में जो दिखाया गया डिफेक्ट वो कौन सा है, मिश्रण, कोल्ड शट, हॉट टीयर या श्रिंकेज कैविटी। तो आपको याद होगा मैंने एक इसी तरह की पिक्चर पहले दिखाई थी, तो हमारे पास वो कौन सा था, हॉट टीयर, वो कौन सा था, हॉट टीयर था, हॉट टीयर था। चलिए, द डिफेक्ट इन कास्टिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग इज, इम्प्रॉपर रैमिंग के कारण कौन सा होता है, स्वेल होता है, ब्लो होल्स होता है, ड्रॉप होता है या डर्ट होता है। जल्दी से देखिए, इम्प्रॉपर रैमिंग के कारण, तो हम इसके अंदर दिमाग लगाएं तो हमारा होता तो ड्रॉप भी है, अगर दिमाग में देखेंगे तो ड्रॉप भी इसी की वजह से होता है, लेकिन हम अगर माने एसएससी की, तो वो स्वेल को ही बोलते हैं। स्वेल जो है वो बाहर की ओर फैलता है जब हमारे पास जो सैंड है, तो अगर वो इम्प्रॉपर रैमिंग हुई है तो उसका ज्यादा मेन वजह यही बन सकती है, स्वेल हो सकता है उसके कारण। चलिए,
ठीक है, तो हमने स्वेल, ब्लो होल, ड्रॉप, डर्ट, ये सारे जो है एक एक करके पढ़े हुए हैं, तो हमें इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ओके, एक हाँ, ये टॉपिक हमारा नहीं हुआ है, फिर भी मैं चाहूंगा कि ये टॉपिक हमारा हो जाए, ये टॉपिक हो जाए, क्योंकि फायदा मिलेगा आपको इससे। ओके, देखिए ये हमारे पास है एक रूल है, तो ये नाम थोड़ा ट्रिकी है, आप जो भी बोलना चाहिए, आपको मर्जी आपकी, अंग्रेजों का नाम है, ठीक है। इसको क्वोरिनोव, क्रोनिरियो, इसे नाम देखिए, CHVORINOVs, ठीक है, ये नाम है इसका। तो ये क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक पार्ट देते हैं कि सॉलिडिफिकेशन टाइम कितना लगेगा, कास्टिंग को सॉलिडिफाई होने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है। इसको हमेशा दिमाग में रख लेना, इस फॉर्मूले से कोई ना एक आधा छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा और हमारा आंसर सही होना चाहिए। और हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला जो है वो वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप याद कर लें। जो भी आप कास्टिंग कर रहे हो उसका वॉल्यूम क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या है, उन दोनों को डिवाइड करके स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भाई साहब ने रूल दिया है, तो हमारे पास इसका आंसर ये है। तो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया, सॉलिडिफिकेशन टाइम, कास्टिंग क्या है, सॉलिडिफिकेशन मतलब जब वो ठंडा होगा, कितनी टाइम में ठंडा होगा, कितना टाइम लगाएगा वो ठंडा होने में, उसको हम सॉलिडिफिकेशन टाइम कह देते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है वो हम करेंगे इसके बारे में। देखिए, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मोल्टन मेटल ऑफ रेडियस 3 mm वाज फाउंड टू सॉलिडिफाई इन 12 सेकंड। कहता है कि एक स्फेरिकल ड्रॉप है, इस तरह से देखिए, ये है, ये स्फेरिकल है, एक स्फेरिकल ड्रॉप है जिसका रेडियस है 3 mm, इसका रेडियस जो है वो 3 mm का है, 3 mm इसका रेडियस है। ओके, और ये 12 सेकंड में जम जाती है। टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन जो है वो है 12 सेकंड, 12 सेकंड में सॉलिडिफाई हो जाएगी। अ सिमिलर ड्रॉप ऑफ रेडियस 7 mm विल सॉलिडिफाई इन, कहता है सिमिलर ड्रॉप है, वैसी वैसी एक ड्रॉप है, लेकिन वो 7 mm उसका रेडियस है, ये राजी, ठीक है, उसका रेडियस जो है वो 7 mm है, 7 mm है। तो बताइए सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होगा इसका। तो इस क्वेश्चन को करना उसी रूल से है, तो हमें तो एक ही पता है रूल, क्या कि टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है हमारे पास कास्टिंग का, या कोई भी हमारे पास जो बना रहे हैं हमारे पास, जैसे इसके अंदर ये ड्रॉप की बात कर रहा है, एक बूंद की बात कर रहा है, अपॉन सरफेस एरिया, उस बूंद का ड्रॉप का सरफेस एरिया क्या है, इन दोनों को डिवाइड कीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसको हम सॉलिडिफिकेशन टाइम हम निकल आएगा हमारे पास। अब हम देखें तो इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम, तो हम देखते हैं, तो वॉल्यूम क्या है, ये है एक स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, इसीलिए बचपन में रट्टे मरवाए थे हमें, इसीलिए हमें रट्टाफिकेशन करवाया था, ताकि आपको याद हो जाइए। तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक स्फीयर का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। और सरफेस एरिया जो है उसको, सरफेस एरिया किसका, हमारे पास स्फीयर का, तो स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास, दो फॉर्मूले होते हैं। सिंपल सा बात समझ आ गई। तो हमारे पास दो फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं, हम इसका फॉर्मूले से हेल्प से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या सा आ गया, स्फीयर का वॉल्यूम, और जो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया। बस इसको इसके अंदर पुट करना है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4/3 और सॉरी 4/3 4 और 4 कट गया, पाई और पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये कट गया, तो हमारे पास सिर्फ रह क्या गया, r/3 रह गया। इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है, क्या हुआ, चिन्मय बहर, बोलिए बेटा क्या बोलना चाहते हैं आप, कुछ बोलना चाहते हैं चिन्मय। देखिए, ये जो हैंड रेज का ऑप्शन है वो इसलिए है ताकि अगर आप कुछ बोलकर पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज दबाइए, नहीं तो आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए। इसका टन टन आवाज आती है और डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। चलिए, तो ये सॉलिडिफिकेशन टाइम है पहली बूंद के लिए, किसी भी दोनों बूंद के लिए फॉर्मूला। अरे मेरे बच्चे बाद में कर लेना। मानव बोलिए, मानव क्या बोलना चाहते हो।
अरे सारे ही एक साथ में करने लगे हैंड रेज। मानव, आप बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं, मैं फिर ये ऑप्शन अभी एक लिए बंद कर रहा हूं, आप अभी मत बोलिए, ठीक है, मत बोलिए। एक बार आप चैट चैट में लिख दीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो, मैं इधर ध्यान है मेरा। ओके चलिए, तो ये r/3 फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये r/3 फॉर्मूला निकल गया हमारे पास ts, ये देखने के लिए, ठीक है। r/3 और इसका स्क्वायर था जो, वो हमें स्क्वायर यहां नहीं बोलना है, ये स्क्वायर इसका यहां लिख देंगे हम, तो ये स्क्वायर इसका यहां लिख देंगे हम। अब हमारे पास ये क्या है, दोनों का हम कंपेयर करें कि अगर पहली बूंद सॉल्यूशन टाइम और दूसरी बूंद का सॉल्यूशन टाइम, दोनों को आपस में कंपेयर कर दें, दोनों को आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो निकल सकता है। 4/3 कैसे हुआ? अरे चिन्ह में पूछ रहे हैं 4/3 कैसे हुआ? अरे मेरे बच्चे ये फॉर्मूला होता है, ये अगर आप देखोगे स्फीयर का फॉर्मूला, आप जो भी स्कूल से पढ़े हो, आप एक किसी भी स्कूल से पढ़े हो, आप उनको जाके पूछना कि मैम मुझे ये फॉर्मूला क्यों नहीं करवाया आपने। ये 4/3 πr³ जो है वो फॉर्मूले का पार्ट है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। 4/3 πr³ सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, मेरे हाथ में कुछ नहीं है इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए, मेरे पास पहली बूंद और दूसरी बूंद, मैं इसका रेडियस मान लेता हूं r1 और इसका रेडियस मान लेता हूं r2, इसका रेडियस r2, तो इन दोनों का रेशियो मतलब ले लेंगे, इसी तरह हमारे पास इसका भी रेशियो आ जाएगा, तो r1 का क्यूब मतलब बाय 3 स्क्वायर, ठीक है, बाय 3, r2 का बाय 3 और साथ में स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। r1 r2 क्या है, रेडियस 1 का और रेडियस 2 का, रेडियस 1 का कितना है और रेडियस 2 का कितना है, जस्ट इतना ही काम है हमारे पास, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये 3 और 3 हम कैंसिल कर सकते हैं, रह क्या जाएगा, सिर्फ r1 का स्क्वायर और अपॉन r2 का स्क्वायर, खत्म काम, कहानी खत्म हो जाएगी। कैसे, r1 कितना है हमारे पास, r1 है 3 का स्क्वायर, और तो r2 कितना है 7 का स्क्वायर। अब हमारे पास देखिए ts1, पहले बूंद को जो टाइम लग रहा है वो 12 सेकंड लग रहे हैं, और ts2 हमें पता नहीं है, तो बस जो रह गया हमें पता करना है, दैट्स इट, काम खत्म, जो रह गया हमें पता करना है। तो 12/ts2 टाइम कितना लगेगा, 3 3 9 7 7 49 49, और ये हमारा इस साइड चला जाएगा, जो काट पीट के जो फॉर्मूला हमारे पास आंसर आता है उसको हम बना लेंगे। 49 × 12/9 कितना आता है काट पीट के, 3 3 9 4 3 12, ठीक है। और ये कितना, तो ये थोड़ा पॉइंटों में आएगा शायद आंसर, पॉइंटों में आएगा 65.33 सेकंड आएगा, ये हमारा टाइम लग जाएगा, ts2 लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा हमारा इसको ठंडा होने में, ठीक है जी, इसको ठंडा होने में। तो ये रहा 65.33, इट इज द राइट आंसर। चलिए, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। तो ये इस तरह से होता है क्वेश्चन, बात समझ आ गई होगी, आई थिंक बात समझ आ गई होगी। चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो अगेन वही रूल, स्टेट दैट द फ्रीजिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने अभी पढ़ा, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग टू द सरफेस एरिया, ये हमारे पास राइट आंसर स्क्वायर है इसका। चलिए, नेक्स्ट है टू क्यूबिकल कास्टिंग। देखिए क्यूबिकल क्या होता है, क्यूबिकल वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, क्यूब है, एक और क्यूब यहां पे हमारे पास होगा, ठीक है। तो एक क्यूब जो है हमारे पास यहां पर है, क्यूबिकल कास्टिंग ऑफ सेम मेटल, दो है हमारे पास, दो है सेम, लेकिन सेम मेटल के हैं। एक की साइड है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो तीनों लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर की है। और एक है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब अगर आप में से कोई कहे कि सर ये क्यूब क्या होता है, तो भाई मैं नहीं बता सकता, ठीक है। कुछ चीजें मैं समझता हूं कि आपको पता होनी चाहिए, अगर आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं तो आपको 10th लेवल तक की नॉलेज होनी चाहिए। क्यूब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, तो ये सब हमारे पास होता है। कहता है कि इस तरह से है ग्रीन सैंड, इफ द स्मॉलर कास्टिंग सॉलिडिफाइड इन 2 मिनट, अगर ये वाली 2 मिनट में हमारी ठंडी हो जाती है, 2 मिनट में
ठंडी हो जाती है। तो ये बताइए कब ठंडी होगी, TS2 पता करना है इसका भी। तो इसमें भी अगेन वही फॉर्मूला हम करेंगे कि वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया, उस सब का क्या होगा, स्क्वायर होगा। TS1 सॉरी वो बाद में एक बार TS1 निकाल लो, चलो TS1 वाले फॉर्मूले में एक बार पुट कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। अब वॉल्यूम देखेंगे तो देखिए, अगर मैं इसको मानू ए, साइड को ए मानू, ए साइड, ए इस तरह से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये ए मान लू, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, ए क्यूब। ठीक है, तो हमें ये पता ही होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा, क्योंकि ए क्यूब, अब आप में से कोई कहे सर ए क्यूब कहां से आ गया, तो ये है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ए इंटू ए क्यूब बन जाएगा। अब सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया देखो हमारे पास, मैं इसको अगर समझाना चाहूं तो आपको समझा देता हूं एक बार, आप में से कुछ बच्चे हैं जो ये चीज नहीं समझेंगे। देखो, मैं अगर सरफेस एरिया की बात करूं, ये ए, ये भी ए, तो ये एरिया क्या बन गया, ये वाला ऊपर वाला एरिया क्या बन गया, वो हो गया ए स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर। और अगर मैं कहूं कि भाई साहब ये भी ए है, तो ये ए है, ए इंटू ए, ये वाला एरिया क्या बन गया, ये हमारे पास एरिया जो बन गया वो भी ए स्क्वायर बन गया, ये वाला। तो ये लगा लो, ये छत है, ये दीवार है, ये छत है, ये दीवार है, साइड वाली दीवार एक सामने वाली दीवार भी होगी। सामने वाली, आप घर आंखों को इधर उधर घुमाओ, देखो कितनी दीवारें हैं आपके आसपास, आपके कमरे में कितनी दीवारें हैं, ये सामने की दीवार भी होगी, सामने की ये वाली दीवार लगा लो, इसका कलर कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, ये सामने वाली दीवार जो है इसको ये कलर दे देते हैं, चलिए ये रहा। ठीक है, ये देखिए ये सामने की दीवार आ गई, तो ये ए स्क्वायर कितनी बार ए स्क्वायर होगा, सरफेस एरिया निकालना है ना इसका, सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका 3 बार हमारा 6 बार होगा, क्योंकि 3 तो ये हमारे पास हो चुकी है, छत, साइड वाली दीवार और ये वाली दीवार। ठीक है, 3 हो गए, आप कमरे में इधर उधर देखिए, और छत के नीचे जमीन भी है, तो ये और ये, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 6a स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास 6a स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इसका। तो हम क्या करेंगे, काट देंगे भाई साहब इसको, चलिए, तो ये आ गया a/6, लीजिए हमारे पास फॉर्मूला निकल आया, और हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर, इस सब का स्क्वायर, लीजिए इस सब का स्क्वायर। तो अगेन वही सेम काम करेंगे हम, क्या बाई ए, v/a1, a1 मतलब पहले वाले के एरिया, 1 वाले का जो है, मतलब वो वाला v/a, तो वो वाला ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v/a, मतलब हमारे पास उसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और उसको यूज करके हम इसको काम खत्म करेंगे। तो a का पहले का जो है, पहले हमारे पास a/6 आया, ये देखिए a/6 आया वाला फॉर्मूला जो आया, तो a जो है हमारे पास इसका a/6, ये रहा, ये क्या बन गया, a/6 बना था। अब a पहले का देखें तो वो कितना है, 2, और बाय 6, तो 1/3 आ गया, लीजिए 1/3। अब v/a2 जो है वो हमारे पास अगेन a/6 है, लेकिन a कितना है उसका, 4, ये 4 ही है ना, 2 और 4, हाँ ठीक है, 2 और 4 ये 4/6, तो 2/3, तो ये 2/3 बन गया। ठीक है, अब बस इसकी क्या करना है, हमें रेशियो ले लेना है, TS1 अपॉन TS2, ऐसे करोगे तो शायद जल्दी हो जाएगा। तो ये पहले वाला जो रेशियो है और नीचे वाला जो रेशियो है, इनको VS1 V वाला एरिया VA1, ठीक है, 1 अपॉन VA2, ये वाला आ जाएगा हमारे पास, उस सारे का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हम इसको स्क्वायर से निकाल लेंगे, और हमारे पास ये कितना निकल जाएगा, 1/3 अपॉन 2/3, तो सारे का स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/2 सारे का स्क्वायर, 1/2 और सारे का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/4। अब सही है, वहां पे थोड़ी जल्दी में कटिंग गलत कर दी हमने। तो ये TS1 कितना है, 2 मिनट, और TS2 कितना आ जाएगा, वो उसको हमें निकालना है, 1/4, और TS2 उधर चला जाएगा, TS2 8 मिनट आ गया, 8 मिनट इज द राइट आंसर।
चलिए 8 मिनट इज द राइट आंसर। उसमें कोई गलती की है देख लेना, वो गलती जो है वो यहाँ पे नहीं दोहराई जाएगी। मतलब हमारे पास जो है दोनों को अलग अलग करके देख लिया तो ज्यादा आसान रहेगा। तो गटिंग में गलती नहीं हुई, कटिंग में गलती नहीं हुई, तो आसानी से ये काम हो गया है। ओके चलिए आगे चलते हैं। ओके चलिए अगेन वही वाला क्वेश्चन जो है स्फीयर वाला दोबारा है। एक बार ये क्वेश्चन आप देख लीजिए और आपको खुद करना है ये क्वेश्चन। स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मोल्टन मेटल रेडियस 5 mm, वो उसमें जो था अब 5 mm है, इज फाउंड टू सॉलिडिफाई इन 12 सेकंड, 12 सेकंड में हो रहा है। सिमिलर ड्रॉप है 10 mm की, अब वो कितने में होगी ये आपको निकालना है। चलिए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कास्टिंग एंड फोर्जिंग प्रोसेस। कास्टिंग और फोर्जिंग प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, कास्टिंग भी हो रही है और फोर्जिंग भी हो रही है। तो ये होती है हमारी स्क्वीज कास्टिंग में। ये कौन सी होती है? ये स्क्वीज कास्टिंग में, जैसे मैंने आपको बताया था उसके अंदर दबा देते हैं, स्क्वीज कर देते हैं जैसे फोर्जिंग में करते हैं, लेकिन कास्टिंग हो रही होती है, कास्टिंग हो रही होती है वो। चलिए गेटिंग रेशियो आर इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। तो हमने ये सारा देखा था। पहले क्या था हमारे पास स्प्रू, हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर रनर है, स्प्रू है, ये देखिए स्प्रू आता है। स्प्रू के बाद क्या आता है, स्प्रू के बाद रनर आएगा, स्प्रू के बाद रनर और फिर इनगेट आते हैं, जो मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था। स्प्रू है, फिर ये देखो स्प्रू है, रनर है, फिर इनगेट है। तो इस रेशियो में चलते हैं, तो स्प्रू, रनर, फिर इनगेट। अब इसकी एक गेटिंग रेशियो होती है। गेटिंग रेशियो क्या होती है इसकी? देखिए नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, अगर प्रेशर नहीं हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसका 1:4 होगा रेशियो एरिया का, वो होगा स्प्रू का 1, फिर 2 होगा रनर का और 4 होगा इनगेट का। और प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में होगा 2:1। इसको याद करो, गेटिंग रेशियो होता है ये हमारे पास नॉन प्रेशराइज्ड का और प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम का। ये अलग अलग तरह का हमारे पास आता है, फॉर गुड परमेबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें से कौन सा डिजायरेबल नहीं है? हायर परसेंटेज ऑफ सिलिका, लार्जर ग्रेन साइज, लोअर सिल्ट परसेंटेज, सैंड मिक्सचर कंटेनिंग ग्रेन्स ऑफ ऑल साइज। तो हमारे पास हर तरह का ग्रेन साइज नहीं होना चाहिए कि छोटा भी है, बड़ा भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास नॉट डिजायरेबल है, ये नॉट डिजायरेबल है, इसको हम नहीं चाहते हैं। परमेबिलिटी ऑफ ग्रीन सैंड इंडिकेट्स इट्स। तो परमेबिलिटी ऑफ ग्रीन सैंड क्या बताती है? परमेबिलिटी बताती है कि वो क्या कर सकता है, गैस। परमेबिलिटी बताती क्या कि गैस एवोल्यूशन कैपेबिलिटी कितनी है इसकी। ठीक है, तो एवोल्यूशन कैपेबिलिटी अगर देखें तो एक मॉइस्चर कंटेंट भी है। अगर हम परमेबिलिटी देखें, ओके, गैस एवोल्यूशन कैपेबिलिटी, ठीक है, सही है। परमेबिलिटी क्या है? गैस एवोल्यूशन कैपेबिलिटी है, कितनी है। ठीक है, चलिए परमेबिलिटी नंबर, हाँ वो ये भी अलग से समझ लेंगे। फेसिंग सैंड यूज्ड इन फाउंड्री वर्क कंप्राइजेस ऑफ। फेसिंग सैंड में क्या होता है? फेसिंग सैंड के अंदर होता है सिलिका एंड क्ले। इसको याद कर लो, सिलिका एंड क्ले होता है। ठीक है जी, सिलिका एंड क्ले होता है। ओल्ड रिपीटेडली यूज्ड सैंड एम्प्लॉयड फॉर मोल्डिंग पर्पस इज फेसिंग सैंड, लोम सैंड, बेकिंग सैंड या सिस्टम सैंड। तो इसको हम बेकिंग सैंड बोलते हैं। बेकिंग सैंड मतलब आप ना दोबारा यूज करते हो। जब आप पहले आपने यूज किया, वो गर्म होने के कारण बेक हो गया, लाइक गर्म बहुत ज्यादा हो गया, तोड़ा उसको, दोबारा यूज किया, वो बेकिंग सैंड कहला देता है। वो क्या कहलाता है? बेकिंग सैंड कहलाता है। तो बेकिंग सैंड है या फ्लोर सैंड है, ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास बैकअप के लिए, फेसिंग सैंड को बैकअप देने के लिए होता है। फेसिंग सैंड क्या होता है? जो हमारा कैविटी के अंदर फेसिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम फेसिंग सैंड बोल देते हैं। लोम सैंड क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। ये इसको लोम सैंड बोल देते हैं। एक आता है सिस्टम सैंड। सिस्टम सैंड होता है जो मशीन मोल्डिंग में यूज करते हैं, मशीन मोल्डिंग के अंदर हम यूज करते हैं उसको सिस्टम सैंड। कोर सैंड वो होता है जो उसको कोर बनाने के लिए यूज करते हैं। ड्राई सैंड जो होता है जब ग्रीन सैंड को लगाते हैं और वो गर्म होता है और वहां पे ड्राई बन जाता है, वो उसको ड्राई सैंड बोल देते हैं। इसके अलावा ग्रीन सैंड वही आ गया जिसके अंदर हमारे पास मोल्ड प्रिपेयर्ड बाय सैंड आर नॉट रिक्वायर्ड बेकिंग। तो बेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम ग्रीन सैंड बोल देते हैं।
पार्टिंग सैंड जो है वो दोनों को अलग अलग करने की, ताकि पार्टिंग सैंड विदाउट बाइंडर एंड मॉइस्चर इज यूज्ड टू कीप द ग्रीन सैंड नॉट टू स्टिक टू द पैटर्न, पैटर्न के साथ चिपक ना जाए, इसके लिए हम पार्टिंग सैंड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ग्रीन सैंड मोल्ड इंडिकेट्स दैट, ग्रीन सैंड मोल्ड क्या इंडिकेट करता है, इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितना है इसके अंदर, मोल्ड जो है वो मॉइस्चर है उसके, उसी तो ग्रीन सैंड बोल देते हैं। ओके, मोर श्रिंकेज अलाउंस इज कंसिडर्ड इन पैटर्न मेकिंग फॉर द कास्टिंग, ज्यादा किसके ऊपर हम देते हैं श्रिंकेज अलाउंस, तो याद रखें लेड को हम ज्यादा देते हैं। लेड को क्यों ज्यादा देते हैं, क्योंकि इसका अलग अलग है, देखिए श्रिंकेज जैसे बिस्मथ है, बिस्मथ में निग्लिजिबल है हमारे पास श्रिंकेज अलाउंस। व्हाइट मेटल में देखिए 5 mm पर मीटर, अब सारे तो याद करने नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ ये कोशिश कीजिए, एक तो लेड का याद कर लीजिए सबसे ज्यादा है इसका 26 mm पर मीटर, एक याद कर लीजिए इसका कास्ट आयरन का 10 है, ये 10 mm पर मीटर, एक तो दिमाग में रखो सबसे ज्यादा और सबसे कम बिस्मथ, ये देखो बिस्मथ का निग्लिजिबल है, सबसे कम सबसे ज्यादा और कास्ट आयरन, इसका तो याद कर ही लो। अब आप में से कोई कहे सर मैं तो सारे याद कर सकता हूं, तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन मैं अगर कहूं कि अगर कुछ आपको याद करने हैं तो 1 2 3 ये तो दिमाग में बिठा लीजिए। तो हमारा लेड जो है सबसे ज्यादा, कास्ट आयरन बिस्मथ ये अलग अलग हमें याद करने हैं। लीस्ट श्रिंकेज अलाउंस इज प्रोवाइडेड फॉर ब्रास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन या लेड, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू कम होगी, ये देखिए जो सबसे कम होगी कास्ट आयरन है, जो वैल्यू दी हुई है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। देखो इसके अंदर ब्रास है, एल्यूमिनियम है, कास्ट आयरन, लेड, लेड तो है ही सबसे ज्यादा। एल्यूमिनियम एंड ब्रास, देखिए एल्यूमिनियम यहां है 13 है, ब्रास है 15, कास्ट आयरन है 10, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लीस्ट जो है वो आएगा कास्ट आयरन, इस लिस्ट के अनुसार चारों में से। ओके, तो चारों में से ये है, यहां पे आ जाएगा, ये तो हमने कर लिया। चलिए आगे, What is the value of taper angle provided in the draft allowance? ड्राफ्ट अलाउंस के अंदर टेपर एंगल कितना हो जाए, 0 से लेके 3 डिग्री होना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए आई थिंक ये खत्म हो गया। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। कास्टिंग का बहुत ही हद तक कंप्लीट हो चुका है, अगर हम कहें जेई के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा सिलेबस आपका कवर हो गया है। अगर आप कहीं, आप में से कुछ बच्चे हैं जो गेट की तैयारी करते हैं, तो गेट के लिए मैं बार बार बता रहा हूं कि गेट के लिए ये कोर्स नहीं होता, गेट के लिए अप्रोच हमारी डिफरेंट होती है, जेई के लिए डिफरेंट होती है। जेई में ज्यादा कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देते हैं, गेट पे हम ज्यादा से ज्यादा जो है न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देते हैं। ओके जी, चलिए थैंक यू सो मच, कल दोबारा मिलते हैं, थैंक यू।